तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज एंटरप्राइज बिजनेस ग्रोथ एंड साइज। ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर जो है वो तीन चीज़ें हैं इस चैप्टर की मेन, दैट इज के एंटरप्राइज क्या होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिजनेस ग्रोथ एंड साइज क्या होगा, उस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले तो इस चैप्टर के सबसे पहले हिस्से पे चलते हैं, दैट इज कि एंटरप्राइज। और एंटरप्राइज बेसिकली द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु टेक्स द रिस्क एंड कंबाइंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंज्यूमर्स प्रॉफिटेबली। और एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु टेक्स द रिस्क the risk and combines all the factors of production to start up a business। तो एंटरप्रेन्योर आपका वो बंदा होता है जो कि रिस्क लेता है, सही है, सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करता है, और सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करने के बाद जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना शुरू करता है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट एन एंटरप्रेन्योर डज। और एंटरप्रेन्योर बनने के अपने फायदे और अपने नुकसान भी हैं। सही है। सो एंटरप्रेन्योर बनने का फायदा ये है कि एक तो इंडिपेंडेंस होती है, दैट यू आर एबल टू चूज हाउ टू यूज टाइम एंड मनी। जो भी आपका पैसा है, जो भी आपका वक्त है, वो किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो आपको पता होता है। यू आर एबल टू प्रैक्टिस योर ओन आइडियाज। आप अपनी हॉबीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिस चीज़ का शौक है उस चीज़ का बिजनेस आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर खाना बनाने का शौक है तो वो अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकता है। किसी को अगर स्टिचिंग का शौक है तो वो अपना कोई क्लोथिंग ब्रांड जो है वो लॉन्च कर सकता है। तो इस तरीके से यू आर एबल टू पुट इन योर द एंटरप्रेन्योर इज एबल टू पुट इन हिज ओन आइडियाज। फिर मे बिकम फेमस इफ सक्सेसफुल। जैसे कि आजकल दुनिया भर में देखें आप, बिल गेट्स को सब जानते हैं, इलॉन मस्क को सब जानते हैं, मार्क जगरबर्ग को जानते हैं, सही है, जेफ बेजोस को जानते हैं। तो बेसिकली अगर आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो जाता है, सो द एंटरप्रेन्योर कैन आल्सो गेट फेमस एंड सक्सेसफुल इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल एंड मे बी प्रॉफिटेबल एंड अर्न मोर देन एज बीइंग एन एम्प्लॉय। तो जाहिर सी बात है, अगर आप जो है वो एंटरप्रेन्योर बनते हो तो यू माइट बी एबल टू अर्न मोर अमाउंट ऑफ मनी, मोर अमाउंट ऑफ money as compared to being an employee to someone else's business or working as somewhere। तो उसके बनिस्बत उसके कंपैरिजन में आप जो है वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। However, there are the limitations of becoming an entrepreneur। लिमिटेशन ये है, एक तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। Many new entrepreneurs business fail due to the poor planning। तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, अक्सर entrepreneurs प्लानिंग नहीं कर रहे होते बिफोर स्टार्टिंग अप द बिजनेस, तो उसकी वजह से उनके बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। फिर कैपिटल आपको चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है यूजुअली, और एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो शॉर्टेजेस फेस हो रही होती है कैपिटल की, क्योंकि कोई उनको लोन देता नहीं है, कोई इन पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता नहीं है। और उसके साथ साथ इनकी अपनी सेविंग्स जो होती हैं वो इतनी होती नहीं है कि आपको जो है वो पैसों की शॉर्टेज ना हो। तो कैपिटल शॉर्टेजेस काफ़ी ज़्यादा इनको एक चैलेंज है जो फेस हो रहा होता है। देन ऑफ कोर्स दे हैव लैक ऑफ नॉलेज। अब आपका बिजनेस करने का आइडिया है लेकिन आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, आपके पास कोई नॉलेज नहीं होती प्रायर रिसर्च करने से पहले, और रिसर्च करने के यूजुअली एंटरप्रेन्योर के पास पैसे भी नहीं होते कि वो रिसर्च पे पैसा लगा सके। तो यूजुअली देयर इज लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द मार्केट, द कॉम्पिटिटर्स इन इट, एंड ऑफ कोर्स हाउ टू रन द बिजनेस, ये एक्सपीरियंस भी आपके पास नहीं होता। एंड देन ऑल्सो देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली कि आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके अलावा अगर आप कहीं एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे होते, सही है, तो वो पैसे अब आपको नहीं मिल रहे। सो अगेन एन एंटरप्रेन्योर आल्सो फेसेस एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, आपकी कहीं जॉब है, आप वो जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो वो जो जॉब से आपको पहले सैलरी रिसीव हो रही थी वो सैलरी रिसीव नहीं होगी। शायद बिजनेस अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, बिजनेस में अभी लॉस हो रहा है, तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट यू वुड हैव वर्क समवेयर एंड अर्नड अ सैलरी एंड यू आर नॉट अर्निंग दैट। So this is an opportunity cost that is faced by the entrepreneur। So these are the benefits and limitations of becoming an entrepreneur। और अब तो let's continue with कि अब एक entrepreneur जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, तो ये उसके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, मतलब एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस स्टार्ट करे और उसमें सक्सेसफुल हो जाए। सो ही शुड बी हार्ड वर्किंग, सही है, ही शुड बी रेडी टू बी वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, सही है, जैसे कि भाई अब मैं सिर्फ 3-4 घंटे काम करूंगा क्योंकि मैं तो ओनर हूँ, ये नहीं होना चाहिए। तो ये अगर वो ओनर है बिजनेस का, ही शुड वर्क डे एंड नाइट, सही है,
ताकि वो अपने बिजनेस को फ्रूटफुल बना सके। फिर रिस्क टेकर होना चाहिए, दैट ही शुड इन्वेस्ट हिज सेविंग्स, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अपनी सेविंग्स जो है वो थोड़ी बहुत लगा रहा है बिजनेस में और बहुत कंजूसी से अपना पैसा जो है वो बिजनेस में लगा रहा है, नहीं। अगर उसने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है, सो ही शुड इन्वेस्ट हिज सेविंग्स, जो प्रॉफिट कर रहा है बिजनेस में उसको री इन्वेस्ट करे। ऐसा नहीं हो कि प्रॉफिट सिर्फ अपनी जेब में अंदर भर रहा हो, सही है, बल्कि वो प्रॉफिट से और एक्सपेंशन की तरफ जाए और उसको री इन्वेस्ट करे बिजनेस के अंदर और बिजनेस को फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल बनाए। ही शुड बी क्रिएटिव, ही शुड ब्रिंग इन न्यू आइडियाज। देखें, जो कस्टमर होता है ना, वो एक आपका आइडिया पसंद करता है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो आइडिया बोरिंग लगने लगता है उसको। तो कस्टमर को कोई ना कोई नई चीज चाहिए, और जाहिर सी बात है मार्केट में कंपटीशन भी होता है, तो कॉम्पिटिटर भी कोई ना कोई नई चीज लेकर आ रहा होता है। तो एंटरप्रेन्योर जो है उसको क्रिएटिव होना चाहिए, दैट इज ही मस्ट बी एबल टू ब्रिंग इन न्यू थिंग्स। जैसे स्पेस एक्स है, एलॉन मस्क है, अब एलॉन मस्क बिकमिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, वन ऑफ द रीजन इज दैट क्रिएटिविटी। जो बोला यार, अगर रॉकेट स्पेस में जा सकता है, स्पेस से वापस भी तो आ सकता है। दैट थिंकिंग, दैट क्वेश्चन, दैट ही gave he क्रिएटेड एन इन्वेंशन, सही है, उसने जो है वो एक ऐसा बना ली चीज चाहिए जो कि स्पेस में भी जा रही है और वापस भी आ रही है। देन ऑफ कोर्स दे शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है, सही है, मैं जो भी कर रहा हूँ इट इज पॉजिटिव, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। हर किसी में ना, मतलब एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि यार ये कर दूंगा तो कहीं ये नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए, मतलब कि यार ये नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए कहीं ये नुकसान ना हो जाए और ज्यादा। तो मतलब इस तरीके की थिंकिंग नहीं है ऑप्टिमिस्टिक। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो यू शुड बी स्टेइंग विथ विद दैट, क्या यार नहीं, ये जो डिसीजन मेरा ही है पॉजिटिव है। और मतलब अगर लॉस भी हो जाए तो लॉस में भी आप जो है वो कोई पॉजिटिविटी दिखा रहे हो, क्योंकि समटाइम्स यू विन एंड समटाइम्स यू लर्न, यही वाली बात है। तो ऑप्टिमिस्टिक होना यही होता है कि कभी आप जीतते हो और कभी आप अगर हार भी जाते हो तो आप हारते नहीं हो, आप वो सीखते हो, ठीक है, जो हमारे कप्तान साहब कहते हैं। तो खैर, यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एज वेल, ऑप्टिमिस्टिक दैट ही शुड बी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर। एंड देन सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब ही शुड बी हैविंग कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, सही है, अपने डिसीजंस के साथ फर्म हो, अपने आप को डाउट ना करे, ठीक है, अपने डिसीजन से पूरा पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए उसको कि भाई मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ सही है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। देन इंडिपेंडेंट, ही शुड डिसाइड हिज वर्क ओन वर्किंग स्टाइल। खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कैसे लोगों से काम कराने हैं, क्या डिसीजंस लेने हैं, सब कुछ खुद ही सोचना चाहिए। इनोवेटिव होना चाहिए, अगेन इनोवेटिव, ही शुड ब्रिंग न्यू चेंजेस टू हिज प्रोडक्ट्स, नए नए चीजें लेकर आए, नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आए, नए नए तरीके लेकर आए प्रोडक्ट को बनाने के। एंड ऑल्सो ही शुड बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, अपने स्टेक होल्डर से बात करनी आनी चाहिए उसको, गवर्नमेंट से बात करें, उनसे नेगोशिएट करें, उनको कन्विंस करें कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें, कस्टमर से नेगोशिएट करे और उनको कन्विंस करे कि वो आके प्रोडक्ट खरीदे, एम्प्लॉय से नेगोशिएट करे, कन्विंस करे, उनसे ज़्यादा काम करवा ले कम पैसों में। तो मतलब इस तरीके से ही शुड बी अ गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर, ताकि वो अच्छी तरीके से बातचीत कर सके। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, ठीक है। देन ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर जो है वो जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ऐसी बिजनेस स्टार्ट ही करता है। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की निशानी है कि वो हमेशा प्लानिंग के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है, एंड फॉर दैट दे मेक और दे क्रिएट अ बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान क्या होता है? Business plan is basically a document that contains the business objectives and the important details about the operations, the finance, and the owners of the new business. बेसिकली बिजनेस प्लान के अंदर होता है आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, और आप उन ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से अचीव करोगे, बिजनेस के अंदर क्या डिपार्टमेंट्स हैं, बिजनेस में अंदर जो ओनर्स हैं उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, मतलब फिर सारे डिपार्टमेंट्स में जो जो हैं डिपार्टमेंट्स आपके, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस, उनके अपने क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो लोग क्या करेंगे। तो ये मतलब बिजनेस प्लान के अंदर एक डिटेल होती है कि हाउ योर बिजनेस विल वर्क टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स दैट यू हैव सेट। तो यूजुअली एक बिजनेस प्लान के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक बिजनेस प्लान के अंदर होती हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस है क्या, क्या एक्टिविटी होगा, क्या ये रेस्टोरेंट खोल रहे हैं आप, या कोई रिटेल शॉप खोल रहे हैं आप, कोई शोरूम खोल रहे हैं आप, व्हाटसोएवर, देयर इज अ डिटेल ऑफ द बिजनेस। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन्फॉर्मेशन, कि आप क्या प्रोडक्ट बेचोगे, क्या सर्विस बेचोगे, सही है, इफ यू आर ओपनिंग अ रेस्टोरेंट व्हाट टाइप ऑफ मेन्यू विल बी देयर, क्या डिशेस होंगी, अगर आप कोई शोरूम खोल रहे हो तो कौन सी ब्रांड की गाड़ियां आप सेल करोगे। तो मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होती है। देन ऑफ कोर्स द मार्केट इन्फॉर्मेशन, द मार्केट दैट यू आर टारगेटिंग, उसकी भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दिस शोज दैट के एंटरप्रेन्योर ने पूरी रिसर्च करी है उस मार्केट के ऊपर और उसके पास उस मार्केट की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो बिजनेस प्लान के अंदर आपकी मार्केट इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, दैट व्हाट मार्केट यू आर टारगेटिंग एंड व्हाट इज द कंज्यूमर प्रोफाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्केट।
देन ऑफ कोर्स बिजनेस लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप बिजनेस की लोकेशन क्या होगी, बिजनेस को कहाँ सेटअप करोगे, शॉप कहाँ खोलोगे, रेस्टोरेंट कहाँ खोलोगे, एंड हाउ आर यू गोइंग टू यूज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से मंगवाओगे, कहाँ से खरीदोगे, और किस तरीके से आप अपनी डिलीवरी देखोगे, डिलीवरी चलाओगे अपनी टू द मार्केट। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बिजनेस में टॉप पे पोजीशन पे कौन होगा, मिडिल पोजीशंस पे कौन से मैनेजर्स होंगे, लोअर लेवल पे कौन से मैनेजर्स होंगे, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी इसके अंदर होता है। देन ऑफ कोर्स द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर होती है कि बेसिकली क्या किस तरीके से आप जो है वो प्रोडक्ट सेल करोगे, क्या उसकी प्राइसिंग रखोगे, क्या प्रॉफिट करोगे, क्या लॉस करोगे। सो ऑल द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर। कैश फ्लो फोरकास्ट क्या होंगे, कैश कितना आएगा बिजनेस में, कितना जाएगा बिजनेस में, तो सारे पैसों का लेन देन, आपका आपकी प्रॉफिट कितना होगा, इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू कितना अर्न करोगे, आपके बिजनेस की वैल्यूएशन क्या होगी, एसेट्स वगैरह की, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बनाई जाती हैं, एंड एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेड फोरकास्टेड। एंड देन ऑफ कोर्स लास्टली द बिजनेस स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजी इज द प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके जो भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, दैट इज कि अगर आपने सर्वाइव करना है, आपने ग्रोथ करनी है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हाउ आर यू गोइंग टू अचीव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है वो आपका प्लान ऑफ एक्शन होगा कि आप किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करोगे। तो दीज आर द मेनली द कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, ठीक है। और बिजनेस प्लान जो है वो इसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती है, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है वो आपको हेल्प करती हैं इन ऑर्डर टू गेट फाइनेंस फ्रॉम द बैंक्स, द शेयर होल्डर्स, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे पैसा लेने के लिए बैंक आपको पैसे देता है। अगर आप बिजनेस प्लान बना के उसको अच्छा दिखाते हो, तो बैंक को श्योरिटी होती है कि यार एंटरप्रेन्योर जो है वो पूरे प्लानिंग के साथ जो है वो मार्केट में उतर रहा है, तो फेलियर के चांसेस कम होते हैं। फिर शेयर होल्डर भी अट्रैक्ट होगा इन्वेस्टमेंट के लिए कि भाई अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने अगर बिजनेस प्लान बनाया है, तो जाहिर सी बात है वो शेयर होल्डर उससे अट्रैक्ट होंगे, और वो भी शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार नहीं यार इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इसके पास एक पूरा प्रॉपर प्लान है। एंड ऑफ कोर्स द मैनेजर्स, द एम्प्लॉयज, they know well what they have to do because there's a plan in front of them, and the owner is also well aware कि उसको क्या चीजें करनी है, because the plan is front of them। तो बेसिकली प्लानिंग से ये होता है कि हर आपके सारे जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, दैट इज स्टेक होल्डर्स, उनको पता होता है कि बिजनेस क्या करेगा, शेयर होल्डर सॉरी। फिर उसके बाद बैंक्स आपको पता होता है कि बिजनेस क्या करेगा, तो वो आपको लोन वगैरह देने के लिए रेडी हो जाते हैं। और एम्प्लॉयज और मैनेजर्स को पता होता है कि बिजनेस को क्या करना है, तो दे आर एबल टू वर्क एंड टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। फिर बात करते हैं बिजनेस स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट का सपोर्ट। अब जाहिर सी बात है, ऑल बिजनेस स्टार्टअप्स व्हेन दे आर स्टार्टिंग अप दे आर यूजुअली स्मॉल। सही है। एचपी एक गराज में स्टार्ट हुआ था, एप्पल जो है वो एक रूम में उन्होंने आइडिया लेकर आए थे भाई कि हम लोग जो है वो पीसी वगैरह बनाते, तो बेसिकली एवरी स्टार्टअप वाज स्मॉल वंस, एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री दे आर एनकरेज टू support this particular startup so that these startups become a big thing in the market. So why usually the government support the startups, कि government क्यों ये startups को support करती हैं। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कैसे क्यों सपोर्ट करती है, टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा बिजनेसेस होंगे उतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, उतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी रिड्यूस होगी। फिर गवर्नमेंट प्रोड्यूस सॉरी सपोर्ट द स्टार्टअप्स टू इंक्रीज द कंपटीशन इन द मार्केट। जितने ज्यादा बिजनेस स्टार्टअप्स, उतना ज्यादा कंपटीशन मार्केट में, और उतना ज्यादा ही जो है वो आपका गुड्स प्रोड्यूस होंगे, जीडीपी इंक्रीज होगा, और उतनी ही ज्यादा कंज्यूमर को चॉइस मिलेगी। फिर उसके बाद टू इंक्रीज द आउटपुट, द जीडीपी ऑफ द कंट्री। जाहिर सी बात है, आप जो है वो अपना जीडीपी बढ़ाना चाहते हो कंट्री का, अपनी कंट्री का आउटपुट बढ़ाना चाहते हो, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करना चाहते हो, तो फॉर दैट यू सपोर्ट स्टार्टअप्स, क्योंकि जितने ज़्यादा बिजनेसेस उतना ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा, और उतना ज़्यादा जो है वो आपका कंट्री बेनिफिट करेगी। एंड देन टू बेनिफिट द सोसाइटी, सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए सोसाइटी के अंदर जो है वो नए प्रोडक्ट्स आएंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। सोसाइटी के अंदर लोगों को नौकरी मिलेगी, तो लोग जो है वो चोरियां वगैरह नहीं करेंगे। और सोसाइटी के अंदर नए प्रोडक्ट्स आएंगे, तो ऑफ कोर्स पीपल विल कंज्यूम दोज प्रोडक्ट, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर कंजम्पशन बढ़ेगी। तो सोसाइटी को इससे फायदा होता है। एंड ऑल्सो दोज बिजनेस हैव द पोटेंशियल टू ग्रो फर्दर। हर एक छोटा बिजनेस जो स्टार्टअप हुआ होता है, दे हैव द पोटेंशियल टू ग्रो फर्दर एंड बिकम अ लार्जर बिजनेस एंड क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, और ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे। तो तभी गवर्नमेंट जो है वो ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट कर देती है, ताकि ये फ्यूचर में जो है वो अपने साइज को इंक्रीज कर सके, और कंट्री को और फायदा पहुंचा सके। फिर उसके बाद बात करते हैं कि हाउ डज द गवर्नमेंट सपोर्ट
गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे करती है बेसिकली, हाउ डू द गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट? तो बेसिकली गवर्नमेंट देती है ट्रेनिंग स्कीम्स टू एम्प्लॉयज। फ्री में गवर्नमेंट आपके एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग कराएगी, आपकी ट्रेनिंग कराएगी, एंटरप्रेन्योर्स को भी ट्रेन कर दिया कि भाई बिजनेस कैसे चलाना है। तो ट्रेनिंग स्कीम्स वगैरह होती हैं। फिर उसके बाद कुछ इंटरप्राइज जोन करके बना देती है। इंटरप्राइज जोन्स होते हैं जहाँ पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम आएगी, वहाँ पे आपको फ्री लैंड मिल सकती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। तो ऐसे कुछ एरियाज वो बना देती है जहाँ पे अगर बिजनेस स्टार्टअप होगा तो वहाँ पे उसको फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री लैंड मिलेगा। फिर लोन्स प्रोवाइड करती है एट लोअर इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल बिजनेस, ताकि पैसों से आप जो है वो काम कर सकें। फिर उसके बाद ग्रांट्स प्रोवाइड करती है कि अगर पैसे आप वापस नहीं कर पाओ तो ग्रांट्स आप ले लो, पैसे ले लो, लेकिन हमारी जो कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम कर दो। ग्रांट्स प्रोवाइड करती है विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। फिर यूनिवर्सिटीज को इनकरेज करती है कि वो रिसर्च फैसिलिटीज बनाएं, encouraging universities to encouraging universities to make research facilities। जैसे आईबीएम है, इंक्यूबेशन सेंटर है, आईओबीएम में इंक्यूबेशन सेंटर है, एनईटी में जो है वो आपका इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ पे आपके एंटरप्रेन्योर्स बैठ सकते हैं। अब तब अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और उसके पास पैसे नहीं है कि वो जगह वगैरह खरीद ले, तो जगह वगैरह जो है वो काफ़ी महंगी आती है, काफ़ी ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो एट अ मिनिमम चार्ज यू कैन गो इन दीज यूनिवर्सिटीज, और यहाँ पे बैठ के आप रिसर्च कर सकते हो। अपना बिजनेस का जो इनिशियल स्टार्टअप है वो आप इन इंक्यूबेशन सेंटर से ले सकते हो, एंड देन यू कैन मूव आउट टू योर ओन लोकेशन। तो इसका मंथली रेंट होता है वो भी बहुत मिनिमम होता है। सही है, तो आपको मतलब जगह मिल जाएगी, केबिन मिल जाएगा, लोग एक मीटिंग रूम मिल जाएगा, लोगों के साथ बैठ के आप आराम से अपने एम्प्लॉयज वगैरह को बुला सकते हो और वहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली दिस इज हाउ गवर्नमेंट एनकरेज द बिजनेस स्टार्टअप्स। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ऑलराइट, इसको जस्ट अ सेकेंड, ये भी मैं खोल लेता हूँ रिविजन गाइड। ऑलराइट, तो अभी तक हमने ये डन कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, एंड व्हाई एंड गवर्नमेंट सपोर्ट इज देयर। ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट चीज है हमारे इस चैप्टर की, दैट इज द मेथड्स ऑफ मेजरिंग methods of measuring the size of the business। कि हम बिजनेस का जो साइज होता है उसको हम लोग जो है वो कैसे मेजर करते हैं। देखिए, अब बिजनेस जो है वो स्मॉल बिजनेस है या लार्ज बिजनेस है, वो हमें कैसे पता चलता है? ठीक है, देयर आर डिफरेंट वेज इन विच वी यूज टू मेजर द साइज ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले तो है द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, जितने ज़्यादा आपने एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जितने ज़्यादा लोग हैं उतना ज़्यादा जो है वो आपका बिजनेस बड़ा होगा। द हायर द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड द लार्जर द बिजनेस, एंड द लेसर द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड द स्मॉलर द बिजनेस। बट अगेन ये भी देखना पड़ता है आपको कि आप जो है वो मशीनरी वगैरह तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है, मतलब आप मशीन से ज़्यादा काम करा रहे हो, तो मशीन से ज़्यादा काम कराने का मतलब ये है कि आपका जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है वो कम ही आएगा। लेकिन बिजनेस का ऐसा नहीं है कि बिजनेस छोटा होगा, बिजनेस जो है वो आपका बड़ा ही होगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, ये भी आप जो है वो मेजर कर सकते हो। देन द वैल्यू ऑफ आउटपुट, आप जो है वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। द हायर द आउटपुट ऑफ कोर्स, द मोर द business, the larger the business, and the lower the output, the smaller the business। फिर उसके बाद है वैल्यू ऑफ सेल्स। आप अपने रेवेन्यू से भी कंपैरिजन करते हो, जो बिजनेस ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहा है तो वो बिजनेस एक बड़ा बिजनेस है, और जो बिजनेस एक कम रेवेन्यू अर्न कर रहा है वो बिजनेस जो
छोटा बिजनेस है। देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कि आपका कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है आपने। ऑफ कोर्स जितना ज्यादा आपने पैसा लगाया हुआ है उतना लार्जर बिजनेस होता है, और जितना कम पैसा लगाया हुआ है उतना छोटा बिजनेस होता है। ठीक है। तो यूजुअली दीज आर द फोर वेज टू कंपेयर द साइज ऑफ द बिजनेस। और इन चारों में से कौन सा बिजनेस जो है वो बेहतर है, तो ये मतलब कौन सा मेजर बेहतर है कि इन चारों में से आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। तो चारों में से कोई भी मेथड आपका बेस्ट नहीं है। आपको अगर बिजनेस का साइज कंपेयर करना है तो 2 से 3 मेथड आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे टू कंपेयर द साइज ऑफ द बिजनेस, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई मसला आता है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये है क्या, जो बिजनेस जो कि मशीनरी ज़्यादा हायर किया हुआ है, जिसने कैपिटल ज़्यादा एम्प्लॉय किया हुआ है, मशीन ज़्यादा एम्प्लॉय की हुई है, वो बिजनेस इस मेथड से छोटा लगेगा, लेकिन इस मेथड से बड़ा लगेगा। फिर अगेन वैल्यू ऑफ आउटपुट, आप जो आउटपुट बना रहे हो सही है, वो कम बना रहे हो लेकिन उस वो बिकता बहुत महंगा है। जैसे रोल्स रॉयस कम गाड़ियां बनाती है लेकिन एक एक गाड़ी बहुत महंगी बिकती है। सो क्या अगर आउटपुट से आप मेजर कर रहे हो तो रोल्स रॉयस तो छोटा बिजनेस हुआ, क्योंकि वो आउटपुट कम बना रहा है। देन वैल्यू ऑफ सेल्स, अगर आप टोयोटा और रोल्स रॉयस को कंपेयर करो तो शायद वैल्यू ऑफ सेल्स में जो है वो रोल्स रॉयस आगे निकल जाए, सही है, क्योंकि उसका एक एक यूनिट जो है वो काफी काफी महंगा बिकता है। सो अल्टीमेटली ऑल दीज फोर have their own limitations, so you cannot only use one whenever you're measuring the business size कि भाई बिजनेस कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड बी एबल टू यूज मोर देन वन मेथड। ठीक है। एक से ज्यादा मेथड आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट आएगा, और तभी आपको जो है वो परफेक्ट साइज मिल सकता है अपने बिजनेस का। मूविंग ऑन टू द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। और ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इज बेसिकली कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करना क्यों चाहता है, या बिजनेस अपना साइज इंक्रीज करना क्यों चाहता है। यूजुअली जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो हर एक बिजनेस जो है वो यूजुअली स्मॉल बिजनेस होता है, मतलब उसके लिमिटेड ऑपरेशंस होते हैं, लिमिटेड लोग होते हैं, लिमिटेड एक्टिविटीज होती हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहा होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ बिजनेस जो है वो ग्रो करता है और अपना साइज इंक्रीज करता है। सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ बिजनेस ग्रोथ। ऑफ कोर्स बिजनेस क्यों ग्रो करना चाहता है, बिजनेस इसलिए ग्रो करना चाहता है टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। सही है, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए बिजनेस ग्रो करना चाहता है। मैक्सिमाइज द सेल्स रेवेन्यू, अपने सेल्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए बिजनेस जो है वो मल्टीपल ब्रांचेस खोलना चाहता है, क्या ताकि वो हर एक एरिया में सेल करे और अपना रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स, अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स को इंक्रीज करना चाहता है, तो तभी जो है वो मल्टीपल जगहों पे जो है वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है ताकि उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज हो। टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक कॉन्सेप्ट होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि बेसिकली आप जब बिजनेस का साइज इंक्रीज करते हो तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, बिकॉज द मोर यू प्रोड्यूस द लेसर द कॉस्ट। क्योंकि आप बल्क बाइंग करते हो, बल्क बाइंग से क्या होता है कि आपको जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। सो ऑफ कोर्स व्हेन यू इंक्रीज द साइज you are able to produce more, and which due to which you are able to decrease the cost of production. And then to increase the brand image and popularity as well, आप अपनी ब्रांड इमेज और पॉपुलैरिटी को भी जो है वो इंक्रीज करना चाहते हो। तो जाहिर सी बात है अगर आप अपने ब्रांड इमेज और पॉपुलैरिटी आपकी जैसे इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आपका बिजनेस का साइज इंक्रीज होता रहेगा, सो द लार्जर द बिजनेस, the increasing number of branches, the increasing size of the business will create a good brand image and popularity of the product. So these are the main reasons why the business decides to grow and increase its size. फिर उसके बाद बात करते हैं मेथड्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ, कि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो किस तरीके से करता है। सो यूजुअली देयर आर टू वेज द बिजनेस कैन ग्रो। देयर इज इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ इज व्हेन द बिजनेस ओपन्स न्यू शॉप्स, ब्रांचेस, प्लांट्स, फैक्ट्रीज ऑफ इट्स ओन। मतलब खुद अपनी जो है वो शॉप्स खोल रहा है। जैसे इम्तियाज है, अब इम्तियाज अगर अपनी नई ब्रांच खोलता है, सो दैट इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक ग्रोथ और इंटरनल ग्रोथ। तो इंटरनल ग्रोथ को हम ऑर्गेनिक ग्रोथ भी कहते हैं। दैट इज के बिजनेस अपने खुद की ब्रांचेस और खुद का पैसा लगा के जो है वो अपनी ब्रांचेस और शॉप्स वगैरह खोल रहा है। On the contrary, there is external growth, and external growth is when the business merges with or takes over another business. जब बिजनेस किसी के साथ मर्ज करता है और किसी के साथ टेक ओवर करता है, so that is basically external growth. मर्जर का मतलब होता है व्हेन टू और मोर बिजनेस कंबाइन एंड बिकम अ सिंगल बिजनेस। और टेक ओवर का मतलब होता है व्हेन वन बिजनेस कंप्लीटली बायज आउट द एसेट ऑफ अनदर बिजनेस। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद ले उसको हम कहते हैं टेक ओवर, कि एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को खरीद लिया और जो बिजनेस जो कि खरीदा गया है उसका एग्जिस्टेंस मार्केट से खत्म हो जाता है, उसका नाम मार्केट से खत्म हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्री मर्जर में क्या होता है कि मर्जर में आप दोनों बिजनेसेस साथ में मिलकर काम करना शुरू कर देते हो। तो मर्जर यूजुअली जो है वो आपका
बिजनेस की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं करता, बल्कि दोनों बिजनेस मिलके जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज योर एक्सटर्नल ग्रोथ एंड इंटरनल ग्रोथ। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप जो है वो ग्रो करते हो। एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करें, दैट इज मर्जर एंड टेक ओवर। तो मर्जर एंड टेक ओवर डिफरेंट तरीके के होते हैं। अगर मर्जर और टेक ओवर की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर एंड टेक ओवर। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ क्या होता है? इट इज व्हेन अ बिजनेस मर्जेस विद और टेक्स ओवर अनदर बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री एंड सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जब आप किसी और बिजनेस के साथ जो है वो किसी और बिजनेस को टेक ओवर कर लेते हो और उसके साथ मर्ज हो जाते हो इन द सेम इंडस्ट्री एंड सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। मिसाल के तौर पे आपका बिजनेस है, तो या होंडा है, होंडा मर्ज या टेक ओवर करता है टोयोटा के साथ, तो ये तो दैट इज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। अभी रिसेंटली निसान के साथ और होंडा ने जो है वो मर्जर करा है, तो होंडा एंड निसान का मर्जर जो है दैट इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। सो व्हेन यू मर्ज विद और टेक ओवर अनदर बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री मतलब दोनों कार मैन्युफैक्चरर्स हैं और सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के, दोनों मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे हैं, दोनों कार्स बनाते हैं, सो दैट इज बेसिकली योर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। सही है। वेयर एज वर्टिकल ग्रोथ आपका दूसरा मेथड होता है। और वर्टिकल ग्रोथ में हम दो कैटेगरीज डिस्कस करते हैं, दैट इज वर्टिकल फॉरवर्ड एंड वर्टिकल बैकवर्ड। अब वर्टिकल फॉरवर्ड और वर्टिकल बैकवर्ड क्या होता है? वर्टिकल ग्रोथ में अगर हम वर्टिकल फॉरवर्ड की बात करें, इट इज व्हेन अ बिजनेस मर्जेस विद और टेक ओवर अनदर बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री बट एट अ लेटर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है और वो कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और वो अपने कार रिटेलर को या अपने कार शोरूम को खरीद लेता है जो कि उसकी गाड़ियां सेल कर रहा है, सो दैट इज बेसिकली वर्टिकल फॉरवर्ड। कि आप मैन्युफैक्चरर हो लेकिन आपने कौन सा बिजनेस खरीद लिया? आपने एक रिटेलर बिजनेस खरीद लिया, आपने उसको खरीदा जो कि आपके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है। So when a manufacturer buys a retailer, that is basically a forward vertical growth. और backward क्या होगा? When the business merges with or takes over another business in the same industry but at a previous stage of production. मतलब कोई आपको जो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट सप्लाई कर रहा था बिजनेस, तो उस बिजनेस को आप जब टेक ओवर कर लेते हो या उसके साथ मर्ज कर लेते हो, सो दैट इज बेसिकली योर वर्टिकल बैकवर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर होंडा एक कार मैन्युफैक्चरर है और होंडा मर्ज या टेक ओवर करता है किसी शोरूम को जो कि गाड़ियां सेल कर रहा था, या होंडा के किसी शोरूम को जो कि थर्ड पार्टी शोरूम था लेकिन होंडा उसको टेक ओवर कर लेता है, सो दैट इज बेसिकली अ वर्टिकल फॉरवर्ड ग्रोथ। ऑन द कॉन्ट्री वर्टिकल बैकवर्ड क्या होता है? वर्टिकल बैकवर्ड इज जब कोई मैन्युफैक्चरर अपने रॉ मटेरियल या सप्लायर के जो कंपोनेंट जो उसको सप्लाई कर रहा है, जो रॉ मटेरियल उसको सप्लाई कर रहा है, उसको वो खरीद ले। तो मिसाल के तौर पे होंडा अगर मैन्युफैक्चरर है कार का और वो अपने ही सप्लायर को जो कि उसको रॉ मटेरियल टायर्स वगैरह सप्लाई कर दे, जो सप्लायर है टायर्स वगैरह का कंपोनेंट्स का, उसको वो परचेज कर ले, सो दैट इज वर्टिकल बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड इज व्हेन यू परचेज अ बिजनेस इन द सेम इंडस्ट्री बट एट अ लेटर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। एंड वर्टिकल बैकवर्ड इज के जब आप अपने सेम इंडस्ट्री के बिजनेस को खरीद रहे हो लेकिन एट अ प्रीवियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सेम इंडस्ट्री क्यों? क्योंकि देखें, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है आपकी, जैसे जो कार इंडस्ट्री है, इसमें ऑटोमोबाइल में आपके प्राइमरी सेक्टर बिजनेसेस भी हैं, आपके सेकेंडरी सेक्टर बिजनेसेस भी हैं और आपके टर्शरी सेक्टर बिजनेसेस भी हैं। मतलब हर एक इंडस्ट्री में ये होते हैं। तो सेम इंडस्ट्री है बट देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। कोई प्रीवियस स्टेज पे काम कर रहा है, कोई लेटर स्टेज पे काम कर रहा है। ठीक है। सो यूजुअली आप जो अब लेटर स्टेज पे जाते हो, सो दैट इज वर्टिकल फॉरवर्ड, और जब आप प्रीवियस स्टेज पे जाते हो दैट इज वर्टिकल बैकवर्ड। एंड देन वी हैव conglomerate integration. Conglomerate integration is when a business merges with or takes over another business in a completely different industry. When business merges with or takes over another business in a completely different industry, मतलब आप जो है वो completely different जगह पे जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है डनलॉप। अब डनलॉप, यूजुअली हम डनलॉप को जानते हैं एज अ टायर मैन्युफैक्चरर, तो ये टायर मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन डनलॉप ऑल्सो प्रोड्यूसेस टेनिस इक्विपमेंट्स। ठीक है। तो टेनिस इक्विपमेंट्स एक डिफरेंट मार्केट है, स्पोर्ट्स की मार्केट को टारगेट कर रहा है, वह टायर जो है वो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है। तो जब आपके बिजनेसेस जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्री में चले गए, सो दैट इज बेसिकली योर कॉन्ग्लोमेरेट और डाइवर्सिफिकेशन। जैसे होंडा, लेट्स सपोज, कार्स बना रहा है, सही है, तो वो जेट्स भी बनाना शुरू कर दे, वो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में भी चला जाए, वो जनरेटर्स भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो दैट विल बी बेसिकली डिफरेंट। वो क्लोथिंग बनाना भी शुरू कर दे, तो दैट विल बी बेसिकली डिफरेंट
different markets or different industry that the Honda is targeting. तो यूजुअली ये कॉन्ग्लोमेरेट में आपका बिजनेस जो है वो कम्प्लीटली मर्ज और टेक ओवर कर लेता है विद अनदर बिजनेस इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री. सो दीज आर द थ्री वेज द बिजनेस ग्रो. तो अब इन तीनों मेथड्स के हम बेनिफिट्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं. तो अगर बात करें बेनिफिट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की, तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का क्या फायदा होगा देखें. जब बिजनेस अपने ही सेम लेवल पे किसी बिजनेस को खरीद लेता है, मतलब कि when a business merges with or takes over another business in the same industry and same stage of production, तो यूजुअली फायदा ये होता है कि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स जो इंडस्ट्री में होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. जैसे अगर टोयोटा होंडा और सुजुकी compete कर रहे हैं मार्केट में और होंडा टोयोटा को परचेज कर लेते हैं, तो होंडा का जो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर है मार्केट में वो कम हो जाएगा. पहले दो थे, अब एक कॉम्पिटिटर को आपने खरीद लिया तो अब एक ही रह गया कंपटीशन में. फिर उसके बाद ऑफ कोर्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल विल बी अचीव, क्योंकि आप एक लार्जर बिजनेस हो गए हो. तो लार्जर बिजनेस में आपकी प्रोडक्शन जो है वो लार्जर स्केल पे होगी, जिसकी वजह से आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी. एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव अ हायर मार्केट शेयर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब टोयोटा के कस्टमर्स भी हैं वो आपके कस्टमर्स बन जाएंगे, होंडा के कस्टमर्स बन जाएंगे, तो उसकी वजह से आपका मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो जाएगा. फिर अगर हम बात करें तो बेनिफिट्स ऑफ वर्टिकल फॉरवर्ड ग्रोथ. तो वर्टिकल फॉरवर्ड ग्रोथ का फायदा यह है कि सबसे पहले तो यू हैव एन अश्योर्ड आउटलेट, कि कहीं बिके आपका प्रोडक्ट ना बिके, आपकी अपनी आउटलेट पे, आपके अपने रिटेल स्टोर पे जो है वो प्रोडक्ट सेल होगा. देन द प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीजेस, क्योंकि पहले आप शोरूम पे रखवा रहे थे अपनी गाड़ी, लेट्स सपोज होंडा पहले किसी शोरूम को दे रहा था, वो शोरूम वाला अपने थोड़े बहुत पैसे ऊपर रख के जो है वो आगे सेल कर रहा था. लेकिन अब क्या होगा, अब आपका ही अपना शोरूम है, तो उससे आपका क्या होगा कि आपका खुद का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा. एंड द रिटेलर विल नॉट सेल कॉम्पिटिटर्स एनी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट. अब वो एक्सक्लूसिवली आपका रिटेल स्टोर बन जाएगा एंड देयर विल बी नो कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट being sold at that particular shop. तो वो एक्सक्लूसिवली आपका ही जो है वो पूरा बिजनेस रिटेल स्टोर बन जाएगा, जहाँ पे सिर्फ अगर लेट्स सपोज होंडा खरीदता है तो सिर्फ होंडा की गाड़ियां मिलेंगी, उसके अलावा और कोई गाड़ी नहीं मिलेगी. फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें बेनिफिट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ वर्टिकल बैकवर्ड की, तो वर्टिकल बैकवर्ड के क्या फायदे हो सकते हैं. वर्टिकल बैकवर्ड के फायदे ये हो सकते हैं कि देयर इज नाउ अश्योर्ड सप्लाई ऑफ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, कि कोई किसी को सेल करे नहीं करे, होंडा के पास मटेरियल और कंपोनेंट जरूर रहेगा, क्योंकि उनका अपना सप्लाइंग बिजनेस है, तो सप्लाई ऑफ मटेरियल्स विल बी अश्योर्ड. सेकेंडली द प्रॉफिट मार्जिन इज अब्सॉर्ब्ड. पहले सप्लायर अपना मार्जिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन रख के होंडा को सेल करता था, लेकिन अब क्या होगा कि होंडा ने वो प्रॉफिट मार्जिन अब्सॉर्ब कर लिया है, तो अगेन होंडा माइट हैव अ रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि वो अपने आप को ही अपने सप्लाइंग बिजनेस से अपने आप को ही सेल कर रहा होगा बट एट अ लोअर प्राइस. And thirdly, the supplier will not supply to competitors. अब सप्लायर को अगर होंडा ने खरीद लिया तो वही सप्लायर पहले टोयोटा और सुजुकी को भी कंपोनेंट सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि होंडा ने टेक ओवर कर लिया तो अब कॉम्पिटिटर को आप रोक सकते हो सप्लाई करना. So that is the benefit of vertical backward. And then the benefits of conglomerate या diversification क्या होगा. इसको दो नाम कहते हैं हम लोग, कॉन्ग्लोमेरेट एंड डाइवर्सिफिकेशन. तो अगर क्वेश्चन में डाइवर्सिफिकेशन यूज हो तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, अगर कॉन्ग्लोमेरेट यूज हो तो आपको पता होना चाहिए दोनों एक ही चीज़ है. तो डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमेरेट का फायदा ये होता है कि एक तो आपका जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाता है, रिस्क इज स्प्रेड. एक ही इंडस्ट्री में आपका पूरा रिस्क नहीं है, आप मल्टीपल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो अगर एक इंडस्ट्री चली तो वहां से प्रॉफिट आ रहा है, एक इंडस्ट्री नहीं चल रही तो कोई मसला नहीं है, आप जो है वो उस पर वर्क कर सकते हो. देन ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, risk is spread. एंड देन देयर इज ट्रांसफर ऑफ आइडियाज. ट्रांसफर ऑफ आइडियाज का मतलब ये है
कि अगर आप किसी एक इंडस्ट्री में कोई अच्छी चीज होते हुए देखो, तो आप उसको दूसरी इंडस्ट्री में लेकर आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ले सपोज मीज़ान वालों का बैंक भी है और मीज़ान वालों का जो है वो कोई रिटेल स्टोर भी है, ले सपोज। अब मीज़ान वाले देखते हैं क्या है, जो हमारा बैंक है सही है, उसमें उसके अंदर जो कस्टमर सर्विस है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब हम जो है वो कस्टमर्स की डीलिंग कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी रखी हुई है। तो क्यों ना हम अपने रिटेल स्टोर की भी इसी तरीके की कस्टमर सर्विस बनाएं। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने कस्टमर सर्विस का आइडिया वहां से उठाया और दूसरी इंडस्ट्री में ले गए, दूसरे बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ऐसे बिजनेस टू बिजनेस जो आइडियाज हैं आपके, वो शेयर भी हो सकते हैं। मतलब अगर आप कोई किसी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी चीज कर रहे हो, तो वो वही चीज आप उठा के किसी और इंडस्ट्री में लेके जाके कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट। एंड थर्डली, लार्जर कस्टमर बेस। अब आप एक से ज्यादा इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, तो जब आप एक से ज्यादा इंडस्ट्री को टारगेट करते हो, तो डेफिनेटली यू हैव मोर अमाउंट ऑफ कस्टमर्स, देयर इज अ लार्जर कस्टमर बेस दैट यू हैव इन द मार्केट। ठीक है, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? देन देर आर ऑल्सो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रैपिड ग्रोथ। अब प्रॉब्लम्स क्या होती है कि आप ग्रोथ तो करते हैं, लेकिन ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा रैपिड हो जाती है। मतलब कि आप बहुत तेजी से अगर ग्रो करोगे, सो दैट विल बी एट डिसएडवांटेज। आपको बाहिर ये तो लग रहा होता है कि आप बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहे हो, और बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहे हो तो आपको बहुत जो है वो फेम और बहुत सारा प्रोस्पेक्ट मिल रहा होता है। सही है, लेकिन अगेन, ग्रोइंग टू रैपिडली विल कॉज प्रॉब्लम्स। कैसी प्रॉब्लम्स होती है? मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। अगर आप रैपिडली ग्रो करते हो तो आपके एम्प्लॉयज बढ़ जाते हैं, उनको मैनेज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक शॉप है, एक शॉप पे 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉयज मैनेज कर रहे हो। अभी एक और शॉप खोल लोगे तो 20 एम्प्लॉयज हो जाएंगे, 20 एम्प्लॉयज को मैनेज करना है। इसी तरह और शॉप्स खोलते रहोगे रैपिडली, तो और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ते रहेंगे, और देखते देखते हजारों एम्प्लॉयज आपके अंडर काम कर रहे होंगे, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे किसको एम्प्लॉय को मैनेज करा जाए। फिर रैपिड एक्सपेंशन से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी आती हैं। आप जो आप एक शॉप में खोलते हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हो, इतने में आपकी दूसरी शॉप खुल जाती है। वहाँ पे आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहे होते हो, तीसरा खुल जाता है, चौथा खुल जाती है। तो अगर आप रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हो, सो यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर और कम्युनिकेट प्रॉपर्ली विद अदर ब्रांचेस। एंड देन ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन इश्यूज होते हैं। कोऑर्डिनेशन इश्यूज क्या हो सकते हैं कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपस में लेट्स सपोज, अगर किसी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आप रॉ मटेरियल भेज दें, तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच का आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो मतलब अगर आपस में ब्रांचेस का कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इतनी रैपिडली अपनी ग्रोथ करी है कि प्रॉपरली ब्रांचेस को भी नहीं पता कि आपकी कितनी और ब्रांचेस हैं। तो इतना रैपिड ग्रोथ करोगे तो आपके क्या होगा? कोऑर्डिनेशन इश्यूज आ सकते हैं। Then there can also be financial problems. Financial problems is के वर्किंग कैपिटल नीड्स टू इंक्रीज। आपको डे टू डे एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए जो पैसा चाहिए वो ज्यादा चाहिए होगा, विच इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो डे टू डे एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए जो पैसा चाहिए अब वो ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि अब लेट्स सपोज आप ब्रांचेस कर ली अपनी रैपिडली, तो 3 ब्रांचेस का रेंट भी तो जाएगा। सही है, आपका वेजेस भी तो पे होंगी। तो रेंट, वेजेस, हीट एंड लाइट, 3 ब्रांचेस को ऑपरेट करने का खर्चे तो सारे पे करने पड़ेंगे। तो वर्किंग कैपिटल आपको और चाहिए होगा। ऑफ कोर्स यू नीड एडिशनल कैपिटल टू बाय द एसेट्स। आप कोई ब्रांच अपनी नहीं खोल रहे हो, तो वहां पे ब्रांच को सेट करोगे, ब्रांच में चीजें लेकर आओगे, मशीनरी लेकर आओगे, इक्विपमेंट लेकर आओगे, एम्प्लॉयज को हायर करोगे। सो ऑफ कोर्स यू नीड एडिशनल कैपिटल फॉर दैट। एंड इफ यू ग्रो रैपिडली, देन देयर इज आल्सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दैट शॉर्टेजेस ऑफ कैश। आप बहुत सारा पैसा अपना दूसरे एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने में नहीं लगाते, बल्कि ग्रोथ में लगाते रहते हो। इफ यू आर एक्सपैंडिंग रैपिडली, इफ यू जस्ट कीप ऑन री इन्वेस्टिंग इन द ग्रोथ, तो आपके दूसरे एक्सपेंसेस जो है वो अनपेड रहेंगे, और उसकी वजह से आपके पास कैश फ्लो शॉर्टेजेस आना शुरू हो जाएंगे। सो दीज आर यूजुअली द मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दैट यू फेस व्हेन यू ग्रो रैपिडली। और इसका सोल्यूशन क्या क्या है कि ग्रो एट लोअर पेस। आप लोअर पेस पे ग्रो करो, सही है, स्लो एंड स्टेडीली ग्रो करो। जब एक चीज पूरी प्रॉपर जम जाए, प्रॉपर अच्छी तरीके से चलना शुरू हो जाए, देन यू मूव ऑन एंड ओपन अ न्यू ब्रांच। फिर यूज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। हमेशा फाइनेंसिंग करो लॉन्ग टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म अगर करोगे तो शॉर्ट टर्म में एक और टेंशन आपके पास ऐड हो जाएगी कि यार ये पैसे वापस करना। तो हमेशा लॉन्ग टर्म में फाइनेंसिंग आप करो, ताकि आप ग्रेजुअली और स्लोली कम इंस्टॉलमेंट्स में अपने लोन को पे ऑफ कर सको। एंड थर्डली, हायर स्पेशलिस्ट मैनेजर्स। आप हायर करो स्पेशलिस्ट मैनेजर्स, स्किलफुल मैनेजर्स। ऐसे नहीं सस्ते आदमी रख लिए, सस्ते लोग रख लिए इस चक्कर में कि पैसे बचेंगे, लेकिन वो सस्ते लोग जो है वो आपको और दिवालिया निकाल के चले गए। वो ना कस्टमर से पैसे ले रहे हैं, वो सप्लायर को पैसे दिए जा रहे हैं, प्रॉपरली बिजनेस मैनेज नहीं हो रहा, डिलीवरी लॉस्ट हो रही है, सेल्स लूज हो रही हैं। सो फायदा नहीं है।
आप रखो मैनेजर, हायर करो स्पेशलिस्ट मैनेजर जो कि ज्यादा तनख्वाह तो लेंगे लेकिन वो बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज कर लेंगे, और जब वो बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो आपका बिजनेस फ्रूटफुल हो जाएगा। सो दीज आर द सॉल्यूशंस दैट आर प्रोवाइडेड ऑफ रैपिड ग्रोथ। ठीक है, फिर इसमें एक और चीज है, दैट इज व्हाई बिजनेसेस वांट टू रिमेन स्मॉल। यूजुअली बिजनेसेस जो है वो क्या चाहते हैं कि वो ग्रो नहीं करें, वो स्मॉल रहें। व्हाई बिजनेसेस रिमेन स्मॉल, sometimes businesses they don't want to grow, they want to remain small। जितना साइज है उनका वो उतना ही रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं ऐसा? जैसे फॉर एग्जांपल आपका नेचर ऑफ इंडस्ट्री क्या है या नेचर ऑफ मार्केट क्या है। फॉर एग्जांपल एक हेयर सैलून की बात करते हैं, तो हेयर सैलून बिजनेस जो है वो अपनी फैक्ट्री नहीं खोल सकता, मतलब फैक्ट्री में जाके आपके बाल काट रहे हैं, तो ये पूरी मशीनें लगाई हुई है, लोग लगाए हुए हैं और फैक्ट्री में बाल कटने, ऐसा नहीं हो सकता। वो नेचर, वो इंडस्ट्री ऑफ मार्केट, वो नेचर ऑफ मार्केट ऐसा है कि वहां पे आपको पर्सनलाइज सर्विस देनी है, सो यू कैन नॉट ग्रो अ वेरी लार्ज बिजनेस। सही है, आपको क्या करना है, आपको जो है वो अपने बिजनेस को छोटा रखना पड़ेगा, बिकॉज द नेचर ऑफ मार्केट इज सच अ वे दैट यू कैन नॉट ग्रो योर बिजनेस वेरी लार्ज। फिर उसके बाद some business owners some business owners prefer to remain small। आपके जो बिजनेस ओनर्स है वो लोग क्या करते हैं, वो ये प्रेफर करते हैं कि हमें ग्रो नहीं करना, हमारा बिजनेस छोटा ही सही है। some business owners they remain to prefer small, and also there is lack of finance। ग्रो तो कर लें लेकिन पैसे कहाँ हैं? सही है, तो ऑफ कोर्स बिजनेस को पैसों की शॉर्टेजेस होती है। सही है, तो बिजनेस को जब पैसों की शॉर्टेजेस होती है तो वो ग्रो नहीं कर पाता। एंड ऑल्सो देर आर मेनी रीजंस वाई बिजनेस फेल। तो अगर एक बिजनेस स्टार्टअप हुआ और वो स्टार्टअप फेल हो गया, तो व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ बिजनेस फेलियर। तो बिजनेस फेल बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, इस पे भी बहुत दफा सवाल आया हुआ आप लोग का। बिजनेस फेल होता है ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट। आपकी अच्छे मैनेजर्स नहीं है, आपकी अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, तो उसकी वजह से आपका बिजनेस फेल हो गया। फिर ऑफ कोर्स लैक ऑफ कैपिटल, आपके पास पैसे नहीं थे बिजनेस मैनेज करने के, तो आपका बिजनेस फेल हो गया। फिर उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आना, पहले कंपटीशन नहीं था, अब कंपटीशन आ गया है, तो अब बिजनेस जो है वो फेल कर गया क्योंकि कंपटीशन आपसे आगे निकल गया, बेहतर निकल गया। जैसे नोकिया नोकिया ने एलईडी वो अपना टच स्क्रीन फोन्स नहीं बनाए, दे स्टिक टू द सिम्बियस फोन्स, और उसकी वजह से दे एक्टेड वेरी लेट इन द मार्केट, और उसकी वजह से दूसरे कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल गए। ठीक है, देन ऑफ कोर्स देयर इज ओवर एक्सपेंशन, जैसे अभी हमने पढ़ा कि आप जरूरत से ज्यादा अगर एक्सपैंड कर जाओगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज, और उसकी वजह से बिजनेस जो है वो फेल हो सकता है। सो दीज आर द रीजन व्हाई बिजनेस फेल इन द मार्केट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो खत्म होता है। एंड लेट्स लुक एट द रिवीजन गाइड एज वेल, कि हमारी क्या क्या चीजें कवर हो गई और कोई चीज रहती तो नहीं है। ऑलराइट, सो वी डिस्कस्ड द मेथड्स ऑफ मेजरिंग बिजनेस साइज। लिमिटेशंस हमने डिस्कस करी कि भाई अगर हम लोग नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड से मेजर करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट से क्या प्रॉब्लम आएगा, सेल्स से क्या प्रॉब्लम आएगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या प्रॉब्लम आएगा, हमने ये चीज़ें डिस्कस करी। Then why some business grow and remain small? Why the owners of a business may want to expand the business and different ways in which businesses can grow. अभी हमने पढ़ा internal growth, external growth, ये सारी चीजें। Problem links to business growth and how these might be overcome. अभी हमने पढ़ा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रैपिड एक्सपेंशन से एंड हाउ वी कैन ओवरकम। एंड वी आल्सो स्टडीड व्हाई बिजनेसेस रिमेन स्मॉल। व्हाई बिजनेस फेल हमने ये भी डिस्कस करा, कॉजेज ऑफ बिजनेस फेलियर, लैक ऑफ मैनेजमेंट, एंड व्हाई नो न्यू बिजनेसेस आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ फेलियर, क्योंकि जाहिर सी बात है नया बिजनेस है, तो नए बिजनेसेस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलती, उनके पास पैसा नहीं होता। तो व्हाई डू बिजनेसेस फेल, ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। सो यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, दैट इज एंटरप्राइज बिजनेस ग्रोथ एंड साइज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर 4, दैट इज